गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे हेलमिंथीज जनित रोग, जिसमें हमने कई कृमियों द्वारा मानव शरीर में होने वाले रोगों का अध्ययन किया था, उनके लक्षण देखे थे, उनके रोग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और लास्ट में हमने उस टॉपिक का बेस ये निकाला था कि स्वच्छता, शुद्ध भोजन, शुद्ध जल का इस्तेमाल करके हम कृमि जनित रोगों से शरीर को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है असंक्रामक रोग। हमने चैप्टर का जो इंट्रो पोर्शन शुरू में किया था, पाठ परिचय, उसके अंदर पाठ परिचय में हमने संक्रामक रोगों की श्रेणी कंप्लीट कर ली। आज हम चालू कर रहे हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग मूल रूप से ऐसे रोग होते हैं जो संपर्क में आने पर नहीं फैलते। मतलब जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसके पड़ोस में कोई बैठ गया, उसके पेट में दर्द होगा या नहीं होगा? पेट में दर्द नहीं होगा। तो ये ऐसे रोग है ना, इनको बोलते हैं कौन सा रोग? असंक्रामक रोग। अगर किसी को कोरोना हो गया, उसके संपर्क में कोई जाता है तो रोग हो जाएगा, तो ये कौन सा रोग हो गया? संक्रामक रोग। और संपर्क में जाने पर नहीं हो तो कौन सा रोग हो जाएगा? असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग शुरू करते हैं अपन। तो देखिए, असंक्रामक रोग सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। तो ऐसे रोग जो संपर्क में जाने पर संचरित नहीं होते, ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं असंक्रामक रोगों के प्रकार। तो उसमें पहला प्रकार आता है वो है कैंसर। कैंसर, तो सबसे पहले देखते हैं कैंसर के अंदर इसकी परिभाषा किसे कहता है। तो शरीर में जो कोई कोशिकाएं होती है, किसी भी प्रकार की कोशिका होती है, उनकी विशेषता होती है क्या कि कोशिका लगातार विभाजन करती है और विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र कहा जाता है। लेकिन यह जो प्रक्रियाएं होती है, ये सारे के सारे केंद्रक के नियंत्रण में होती है। अगर किसी कारणवश केंद्रक का नियंत्रण कोशिका से हट जाता है तो कोशिकाएं अनियमित रूप से विभाजन करती है। इसके फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और वो बढ़कर इतनी अधिक हो जाती है कि वो एक गांठ नुमा या ट्यूमर नुमा संरचना बना लेती है। इस संरचनाओं को बोलते हैं कैंसर। तो अनियमित या अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो पहला पॉइंट इसमें होता है परिभाषा। तो परिभाषा क्या हुई? अनियमित अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर कहलाता है। बात क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, परिचय। तो देखो, आपने कैंसर के बारे में बहुत जानकारी ले रखी है, नाम सुना हुआ है। गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ये कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं। भारत में जो मुख्य रूप से जो कैंसर है वो मुख का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और महिलाओं के अंदर गर्भाशय कैंसर, ये भारत के मुख्य कैंसर है जो सबसे ज्यादा भारत को प्रभावित कर रहा है। अगर जितने भी पेशेंट कैंसर के मिलते हैं उनमें से 80% तक मिलते हैं मुख्य कैंसर। फिर बाद में धीरे धीरे इनके संख्या गले पे आती है। गले के बाद में क्या होता है? फेफड़ों के साथ में फिर किसका होता है? अपने गर्भाशय का या महिलाओं के अंदर स्तन कैंसर। ये कैंसर मूल रूप से जनरली देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैंसर के प्रकार। तो कैंसर का पहला जो प्रकार आता है उसे बोलते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है पहले देखो। तो कार्सिनोमा प्रकार का जो कैंसर होता है वो उपकला कोशिकाएं, शरीर की जो उपकला होती है, एपिथेलियम लेयर, जो हमने क्लासरूम के अंदर फर्स्ट चैप्टर था अध्यावरण तंत्र, उसमें पढ़ा था। तो शरीर की जो त्वचा होती है, इस त्वचा के निचली सतह के अंदर अगर कैंसर उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा कैंसर। बात समझ आ गई? आपको इन प्रकारों में क्या देखना है, इसका नाम क्या है और कौन से भाग में ये प्रभावित होता है। ठीक है, तो कार्सिनोमा कहाँ हो गया? ये उपकला स्थल। फिर बात करते हैं सार्कोमा। तो सार्कोमा होता है वो संयोजी ऊतकों में होता है। अब संयोजी ऊतक, जो भी शरीर का संयोजी ऊतक होगा उनका कैंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सार्कोमा प्रकार का कैंसर होगा। फिर बात करते हैं ओस्टियोमा। ओस्टियोमा कैंसर होता है वो अस्थियों में होता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है? अस्थियां भंगुर हो जाती है और भंगुर होने पर अस्थियां बिखरने लगती है। तो ये है कौन सा? ओस्टियोमा, अस्थियों का कैंसर। फिर बात करते हैं अपन फाइब्रोमा। फाइब्रोमा बना है फाइबर से, और फाइबर बोलते हैं रेशों को। तो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, रेशेदार ऊतक, श्वेत तंतु ऊतक, पीले तंतु ऊतक, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे,
तो उनके अंदर अगर कैंसर होता है तो इस प्रकार के कैंसर को बोलते हैं फाइब्रोमा कैंसर। फिर बात करते हैं अपन ग्लायोमा कैंसर। ग्लायोमा जो कैंसर होता है वो मूल रूप से तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, इन भागों के अंदर जो कैंसर होता है उनको बोलते हैं ग्लायोमा कैंसर। फिर अगला बात करते हैं, अगला है मेलानोमा कैंसर। मेलानोमा कैंसर मूल रूप से मिलेनिन वर्णक में होता है। मिलेनिन वर्णक कहाँ होता है? अपनी त्वचा का जो रंग निर्धारण का कार्य होता है वो मिलेनिन वर्णक के द्वारा होता है। ठीक है, तो त्वचा के नीचे मिलेनिन वर्णक की कोशिकाओं का ट्यूमर बनेगा और वो ट्यूमर बनता है और वो अनियमित फैलता है, तो इस प्रकार के कैंसर को बोलते हैं मेलानोमा कैंसर। और फिर बनता है लास्ट में लिम्फोमा। लिम्फोमा बोलते हैं लिम्फ नोड्स को। शरीर के अंदर जो लसिका ग्रंथियां होती है, हमने लसिका ग्रंथि के बारे में कहाँ पढ़ा है? अपना परिसंचरण वाला चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर जो लास्ट पोर्शन था उसमें लसिका ग्रंथि था। तो लसिका जो गांठें होती है, जैसे टॉन्सिल हो गया, जैसे अंदर आर्पिक्स हो गई, मतलब बगल की गांठें हो गई, जांघ की गांठें हो गई, यहाँ मूल रूप से लसिका गांठें पाई जाती है। तो इनके अंदर अगर कैंसर उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की कोशिकाओं क्या कहते हैं? लिम्फोमा टाइप का कैंसर कहा जाता है। तो ये बेसिकली कैंसर के प्रकार है। वापस देखिए, कार्सिनोमा होता है कहाँ पर? उपकला में। सार्कोमा होता है संयोजी ऊतक में। ओस्टियोमा होता है अस्थियों में। फिर फाइब्रोमा होता है तंतु ऊतक। तंतु ऊतक कौन सा है? रेशेदार श्वेत तंतु ऊतक, पीले तंतु ऊतक। ग्लायोमा होता है तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में। फिर मेलानोमा होता है तो त्वचा और त्वचा के नीचे जो पिगमेंट वर्णक होते हैं उनके अंदर होने वाला, ये हो गया मेलानोमा। और फिर है लिम्फोमा, लसिका गांठों में होने वाला कैंसर। तो ये कैंसर के मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला, वो है कैंसर के लक्षण। तो कैंसर के लक्षण, वैसे कैंसर का कोई विशेष लक्षण नहीं होता, लेकिन कुछ लक्षणों के अनुभव अनुभूति के आधार पर इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है और उसके पश्चात इसका कंफर्मेशन जांच की जाती है। तो उन लक्षणों में कौन कौन से शामिल है उन पर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला लक्षण देखते हैं, देखिए, सूजन या फोड़ा, मतलब किसी शरीर के किसी भाग पर सूजन आ जाए और वो सूजन लंबे समय तक रहे, रेगुलर सूजन बनी रहे, या कोई फोड़ा फुंसी हो जाए और वो लंबे समय तक बना रहे, ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक होता है वापस उत्पन्न होता है, ठीक होता है वापस हो जाए, सूजन अंगों में आती है, थोड़े दिनों बाद में सही हो जाती है, फिर वापस सूजन आती है। तो ये संभवतः हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, ये संभवतः कुछ प्राइमरी सिम्टम है। तो रेगुलर स्वेलिंग आना या फोड़ा फुंसी लंबे समय तक बना हुआ रहना। दूसरे लक्षण की बात करते हैं, घाव से रिसाव, मतलब त्वचा के ऊपर शरीर पर कोई घाव बन जाएगा और उस घाव से रेगुलर मवाद, पस, ब्लड या म्यूकस निकलता रहेगा और ठीक होता नहीं है, लंबे समय तक उससे रिसाव चलता रहता है। तो संभवतः ऐसा माना जा सकता है कि इसमें इस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, तो घाव का लंबे समय, घाव से बात कर रहा हूँ आपको, जो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग के रोगी में भी घाव आसानी से भरते नहीं है, लंबे समय तक घाव बना हुआ रहता है। तो उसमें भी घाव होता है, इसमें भी घाव होता है। तो ये केवल प्राइमरी सिम्टम्स बेसिस। फिर बात करते हैं आगे, शरीर के किसी हिस्से में गांठ का बन जाना, मूल रूप से स्तन या फिर शरीर के गले के अंदर या आमाशय के अंदर, उधर में कहीं पर भी किसी प्रकार की गांठ का बन जाना और गांठ के आकार में वृद्धि हो। ठीक है, तो ये जो महसूस होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ट्यूमर महसूस होगा, तो ये जो संभावित है इस आधार पर अपन मान सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, लगातार पाचन संबंधित अनियमितताएं, अगर किसी व्यक्ति में खाना पचता नहीं है, डाइजेशन नहीं हो रहा, पेट में रेगुलर जलन होती है, एसिडिटी हमेशा बनी रहती है, तो उदर संबंधित अगर विकृति है रेगुलर लंबे समय तक, तो संभवतः ये कैंसर के लक्षणों में शामिल होता है। तो ये भी एक प्रकार का एक प्राइमरी सिम्टम है। फिर बात करते हैं, रेगुलर अगर किसी के कब्ज होती है, कब्ज मतलब शरीर का इनपुट तो रेगुलर है, मतलब भोजन ग्रहण किया जा रहा है, शरीर में रेगुलर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो मल का शरीर से निष्कासन नहीं होता और लंबे समय तक अगर ये प्रक्रिया बनी रहती है, ठीक है, तो ऐसा माना जा सकता है। या फिर रेगुलर किसी व्यक्ति को हमेशा लूज मोशन हो, पतले दस्त लगते हो, तो भी संभवतः इस रोग की पुष्टि की जा सकती है जांच करके। फिर ये कुछ सिम्टम्स हैं। फिर आगे बात करते हैं,
किसी व्यक्ति के गले में रेगुलर खराश बनी रहे, रेगुलर कफ जनरेट होता हो, बहुत सारा कफ बनता हो बार बार, और गले में बार बार खराश बनती हो, गला खराब हो, तो ये समस्याएं भी कैंसर के प्राइमरी सिम्टम्स के बेसिस पर देखी जा सकती है। तो अपन ने ये देखे कैंसर के मुख्य लक्षण, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। सूजन या फोड़ा शरीर में बने और वो लंबे समय तक लंबित रहे, आसानी से ठीक ना हो, इस प्रकार के घाव, शरीर को घाव हो जाएगा, घाव से मवाद, खून या अन्य पदार्थ निकलते रहे, किसी गांठ का बनना, स्तन में बन जाना या फिर गले में बन जाना, बगल में बन जाना, ये गांठें की सिम्टम हो सकती है। लगातार आपस डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, पाचन संबंधित व्याधियां होना, ये भी संभव हो सकता है। लगातार कब्ज या दस्त बने रहना, ठीक है, निरंतर कफ या खराश में, गले के अंदर तकलीफ, ये समस्याएं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, लगातार अचानक शरीर के भार में कमी होना, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी रीजन के, और वो अचानक से होता है। तो ये कुछ कैंसर के प्राइमरी सिम्टम्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे ट्यूमर के प्रकार। तो कैंसर के अंदर क्या होता है, गांठें बनती है, कैंसर की गांठ कहते हैं उसको। कैंसर की गांठ दो प्रकार की होती है। अपन ने पहले बात की थी कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन, मतलब कोशिकाएं लगातार विभाजन करेगी, और विभाजन करेगी तो क्या होगा, उसमें कोशिका समूह बनेगा, और वो अविभजित, तो संयुक्त रूप से वो समूह इकट्ठा रहेगा तो ट्यूमर बनाएगा, गांठ बनाएगा। और वो गांठें दो प्रकार की होती है, या तो गांठ जहां है वहीं की वहीं रहेगी, स्थिर फिक्स, और या फिर शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरित होती है। तो इसी आधार पर, स्थानांतरण के आधार पर गांठों को दो प्रकार होते हैं। एक होता है बिनाइल और एक होता है मैलिग्नेंट। देखिए, एक होता है बिनाइल गांठ, बिनाइल ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइल ट्यूमर होता है वो सुरक्षित है। सुरक्षित मतलब ये जहां बना, जिस भाग में बनता है उसी भाग में रहता है, और इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा उस गांठ को हटा दिया जाता है। सिंपल है। ये हो गया कौन सा, बिनाइल। दूसरा होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट, सपोज करो यहाँ ट्यूमर बना है, तो यहाँ के अंगों को प्रभावित करेगा, साथ में फिर वो परिवहन के द्वारा दूसरे अंगों में स्थानांतरित होगा। ये देखो, और जहां जाता है, इसकी कोशिकाएं जहां जाएगी वो वहां जाकर वापस ट्यूमर बनाना चालू कर देती है। तो पूरे शरीर के अंदर क्या बन जाएगी, संचरण होता रहता है, और पूरे शरीर में ट्यूमर बनते रहता है। ये वास्तविक कैंसर होता है, और ये घातक है, डेंजरस है, इसी को कैंसर कहते हैं। बात समझ आई। दो प्रकार के, बिनाइल जिसमें उसी अंग में जहां ट्यूमर बना वहां का वहीं रहता है, मैलिग्नेंट जहां बनता है उसके साथ साथ शरीर के अन्य अंगों में संचरित होता है और उनको प्रभावित करता है। क्लियर है। जब कैंसर की एक ट्यूमर से अनेक ट्यूमर बनते हैं, यानी एक भाग से अनेक भागों का, अनेक संरचनाओं का निर्माण होता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब लगातार विभाजन करके और अनेक समूहों का निर्माण करना। ठीक है, सीधी सी बात है, विभाजन करके अनेक समूहों का निर्माण करवा, इसे क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की विशेषता होती है। बिनाइल ट्यूमर को हिंदी में बोलते हैं सुधर्म अबुर्ध। जो बिनाइल ट्यूमर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं सुधर्म अर्बुद, और जो मैलिग्नेंट होता है उसे बोलते हैं दुधर्म अबुर्ध। सुधर्म और दुधर्म, सुधर्म सुरक्षित और दुधर्म घातक होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के ट्यूमर बनते हैं, दो प्रकार के। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कैंसर में कितने प्रकार के ट्यूमर बनते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा दो प्रकार के, बिनाइल और मैलिग्नेंट। अब बात करते हैं इसके कारण। तो कारण कौन से होंगे,
तो कैंसर का कोई निश्चित कारण नहीं है, कैंसर के अनेक कारण होते हैं। वैसे इन कारणों को अपन श्रेणी के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले कारण। तो कैंसर, जिसके कारण से कैंसर उत्पन्न होता है या जिन कारकों के द्वारा इस रोग की उत्पत्ति होती है उनको बोलते हैं कैंसर जनक कारक, या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको कार्सिनोजन। कार्सिनोजन यानी वे कारक जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कहलाते हैं कार्सिनोजन। देखिए एक बार, कार्सिनोजन, इसको हिंदी में बोलते हैं कैंसर जन कारक। तो वे कारक जिनके कारण से कैंसर की संभावना उत्पन्न होती है उन सभी कारकों क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। अब इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक, और तीसरा होता है जैविक। पहला है भौतिक कारक। अब भौतिक कारक क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, इनको बोलते हैं आयनकारी किरणें, इनको बोलते हैं क्या, भौतिक कारक। रासायनिक कारक जो विभिन्न रसायन है, निकोटीन है, एल्कलॉइड्स हैं, तो वो हो गए कौन से, रासायनिक कारक। जैविक कारक किसी जीन के द्वारा, किसी कोशिका के द्वारा उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं जैविक कारक। तो देखिए सबसे पहले भौतिक कारक। आपने कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा एक्सरे जो रूम होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि एक्स किरणों द्वारा कैंसर हो सकता है। ठीक है, आपने जो जांचें होती है जो किरणों के द्वारा होती है, एक्स स्कैन हो गई, सीटी स्कैन हो गई, तो इन जांचों के अंदर उच्च तरंग दैर्ध्य की किरणें शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है और शरीर में प्रवेश कर ये शरीर का चित्र बनाती है, आरेख बनाती है। तो जब ये तरंगें शरीर में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के साथ साथ कोशिका के भीतर से आर पार होकर निकलती है, और इनके कारण अगर केंद्रक अनियंत्रित रूप से विभाजन चालू कर दे तो ये भौतिक कारणों के कारण से हुआ, तो इसको बोलते हैं भौतिक कारक। इजी है। अगर रासायनिक भौतिक कारक जैसे एक्स किरणें, गामा किरणों, पराबैंगनी किरणों के द्वारा कैंसर उत्पन्न होता है तो वो भौतिक कारक हो गए, और ये हो गए भौतिक फिजिकल कार्सिनोजन। दूसरा बात करते हैं रासायनिक। आपने देखा होगा जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इनके पैकेट पर लिखा होता है कि तंबाकू उत्पाद कैंसर जन होते हैं या इनसे कैंसर उत्पन्न हो सकता है। तो इनका जो मूल रसायन होता है वो होता है निकोटीन, मॉर्फिन, कोडीन, ऐसे रसायन होते हैं। ठीक है, तो निकोटीन मुख्य रसायन है, और निकोटीन क्या करता है, जो गले का कैंसर है, जो फेफड़ों का कैंसर है, ये बहुत ज़्यादा पैदा करता है। तो ये तंबाकू, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, इनके अंदर मुख्य रूप से पाया जा रहा है, और इनमें पाए जाने के कारण ये रासायनिक कारक के रूप में हो गया, और इसके कारण से कैंसर उत्पन्न हुआ। फिर बात करते हैं जैविक कारक। अब जैविक कारक जैसे कहीं उत्तक या कहीं जीन, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन की उपस्थिति कैंसर का मुख्य कारक होती है। कैंसर की गांठों के अंदर ऑन्कोजीन पाया जाता है, और ये ऑन्कोजीन ही कैंसर रोग उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके जो रोग मॉडल बनाए थे, रोग मॉडल किसे कहते हैं, कि किसी रोग का जो कारक होता है उसको किसी कोशिका के अंदर, किसी भाग के अंदर स्थानांतरित करते हैं, और स्थानांतरित करने के बाद में उसका अध्ययन करते हैं कि इसका बदलाव क्या। तो जिस कारक में स्थानांतरित किया गया उसको बोलते हैं मॉडल जीन, और उसमें जिस कारक को डाला उसको बोलते हैं रोग कारक मॉडल जीन। तो जब किसी जीव के अंदर, जैसे चूहे के अंदर स्थानांतरित करके देखा गया था, तो ज्ञात हुआ कि ऑन्कोजीन वो कारक है जो कैंसर उत्पन्न करवाता है, और इसी कारण से कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाती है, और कैंसर के डॉक्टर को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन या कैंसर विज्ञान का कहलाती है ऑन्कोलॉजी, और ऑन्कोलॉजी बताई दी मैंने। और ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होता है, जो इसका डॉक्टर होता है या इसका रासायनिक होता है, उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ये हो गया। तो जैविक कारक मैंने आपको बता दी। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इसका निदान, डायग्नोसिस। कैसे इसकी जांच होगी उसके बारे में बात करते हैं।
तो जांच करने के कई तरीके हैं। जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, जिस हिस्से में संभावना है, जैसे किसी को गांठ हो गई है, तो अब ये चेक करना है कि वो गांठ रियल में बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, यानी वास्तव में वो कैंसर वाली गांठ है या केवल उसको सर्जरी करके बाहर निकाल कर उसका इलाज किया जा सकता है। तो इसके लिए उस गांठ का या उस भाग का किसी हिस्से को काट कर, थोड़ा सा हिस्सा उसको काट कर उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, यानी उत्तक के भाग को जांच करने के लिए देखा जाता है। और इसके अंदर रेगुलर प्रतिरक्षी व प्रतिजन कारकों की क्रिया करवाई जाती है, तो उसके आधार पर इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या किया, संभावित भाग का सैंपल लिया उत्तक के रूप में, किसी मांस के टुकड़े के रूप में, किसी गांठ के टुकड़े के रूप में, और फिर उसको क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलता है बायोप्सी। तरीका दूसरा वो है सेल काउंट, कोशिका गणना। संभावित जिसकी संभावना है कि किसी भाग में कैंसर हो सकता है, तो उस भाग की कोशिकाओं की गणना करके उन गणना में होने वाले अंतरों के आधार पर इसका परीक्षण किया जाता है। फिर बात करते हैं इसके परीक्षण में, रक्त का परीक्षण करते हैं। रक्त परीक्षण करके WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनकी संख्या में वृद्धि या कमी के आधार पर इसकी गणना देखी जा सकती है, जो मूल रूप से रक्त कैंसर के लिए जांची जाती है। फिर बात करते हैं आगे बोन मैरो टेस्टिंग। बोन मैरो किसको कहते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि जो अपनी हड्डी पोखली होती है, इसके अंदर जो गुहा होती है उसमें तरल भरा होता है, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा तरल। तो उस अस्थि में तरल का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और उसका अध्ययन करके मालूम करते हैं कि कैंसर का कौन सा प्रकार संभावित है। ये किसके लिए काम आती है, रक्त के लिए, और संभावित है उनके लिए अस्थियों के कैंसर के लिए। फिर CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन बोलते हैं इसको। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, कोशिकाओं का, शरीर के ऊतकों का, भागों का परीक्षण किया जाता है। उसके अलावा MRI तकनीक के द्वारा भी इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करके कैंसर का परीक्षण किया जाता है। तो ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा कैंसर की जांच की जाती है। प्रभावी तरीका है बायोप्सी। तो बायोप्सी, कोशिका गणना, रक्त की जांच करके, बोन मैरो अस्थि मज्जा का परीक्षण करके, CT स्कैन करके, MRI, ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है। फिर बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, वो है उपचार, कि कैंसर का इलाज कैसे हो। तो कैंसर का इलाज शुरुआती अवस्था में होता है कि अगर शुरुआती अवस्था में कैंसर का ज्ञान हो जाता है तो उसका इलाज प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। और उन तरीकों में जो तरीके हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो पहला तरीका है वो है रेडियोथेरेपी, यानी इसके अंदर रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करके उससे रेडियो तरंगें प्रोवाइड की जाती है कैंसर कोशिकाओं पर, जिसके द्वारा क्या होता है, कैंसर कोशिकाएं डीएक्टिवेट, निष्क्रिय हो जाती है। एक तरीका ही। तरीका नंबर 2 कीमोथेरेपी। कीमो शब्द बना है, कीमो बना है केमिकल से, तो इसमें रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिसे साधारण तौर पर आपने नाम सुना होगा सेक करना, इसे बोलते हैं सेक। वो वास्तव में क्या है, कीमोथेरेपी है। उसमें रसायनों को इंजेक्शन के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है और फिर बाद में क्या करते हैं, उसका इलाज संभावित होता है। कीमोथेरेपी थोड़ी हार्मफुल है, इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसके साइड इफेक्टों में त्वचा का रंग गहरा हो जाएगा, बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, ये इसके मुख्य साइड इफेक्ट होते हैं। धुंधलापन हो जाता है, शरीर में कमजोरी उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें उच्च स्तर में, उच्च मात्रा में रसायनों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। फिर बात करते हैं शल्य क्रिया। अगर बिनाइन प्रकार का कैंसर होता है तो क्या करते हैं, उसके अंदर सर्जरी के द्वारा उस संक्रमित भाग को हटा दिया जाता है। कई बार मुख के कैंसर के अंदर जबड़े को काट कर हटा दिया जाता है, जिस भाग का होता है उस हिस्से को हटा दिया जाता है। तो ये हो गई शल्य क्रिया। फिर है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन प्रोटीन आधारित प्रतिरक्षी अणु इंटरफेरॉन कहलाते हैं। तो इंटरफेरॉन को शरीर में प्रवेश कराकर, उन कोशिकाओं के संपर्क में प्रवेश कराकर उन कोशिकाओं को डीएक्टिवेट करवाया जाता है, उनको नष्ट या निष्क्रिय करवाया जाता है।
तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर का इलाज करते हैं। तो मूल रूप से कौन कौन सा है? रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में रसायनों का प्रयोग करते हैं। शल्य क्रिया, सर्जरी के द्वारा, और इंटरफेरॉन प्रोटीन आधारित प्रतिरक्षी अणुओं का उपयोग करके कैंसर का इलाज किया जाता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक कैंसर। आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वापस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये आपको दरकार है कि इनको आपको डिस्कस करना है। फिर आपको क्या देखना है, इसके ट्यूमर के प्रकार, ट्यूमर के प्रकार इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर इसके जो कारण है, जैविक, भौतिक, रासायनिक, जैविक में ऑन्कोजीन इसमें महत्वपूर्ण है, और फिर उपचार, ये इसके मुख्य चरण है। आपको इनको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।